जुरिस्डिक्शन में जहां पर भी अपनी कचहरी लगा सकते हैं, ठीक है। उनकी प्लेस ऑफ सिटिंग कौन से पॉसिबल जो है प्लेस ऑफ सिटिंग हो सकती है, जहां अपनी जुरिस्डिक्शन में वो जहां बैठेंगे वो उनका जो है वो ऑफिस कंसीडर होगा, वो उनका दायरा कार कंसीडर होगा, वहां बैठ के वो जो फैसले करते हैं वो वैलिड होते हैं, ठीक है। उसके बाद 32 जो है वो बताएगा प्रोसीडिंग्स हेल्ड ऑन हॉलीडेज, ठीक है। अगर कोई प्रोसीडिंग जो है वो एक आम तातील के दिन पे हो गई है तो उसको हम नल एंड वाइड नहीं करार दे सकते, ये डिस्क्रिप्शन अभी हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है वो इसमें सील्स की बात होगी, ठीक है। गवर्नमेंट बताएगी एक रेवेन्यू ऑफिसर को कि उसकी सील जो है वो उसके ऊपर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा। और फिर पोस्ट की बात करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने आपकी जमीन पर जो है वो नाहक क्लेम कर दिया तो आपने अपनी मलकियत को साबित करने के लिए जो आपके एक्सपेंडिचर्स हुए तो उनके मामला जो है वो सेक्शन 34 में डिस्क्राइब्ड है। और फिर आपने जो है वो पेनाल्टी हमें किस सूरत में हो सकती है, तो ये सेक्शन 35 हमें ये सारा बताएगा। तो आपको एक थोड़ा सा जो है वो इसमें अंदाजा हो गया कि चैप्टर 4 जो है वो प्रोसीजर की अगर बात करता है तो उसमें हमें सबसे पहले इसमें सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, अब हम इसको जो है वो सेक्शन वाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स का मतलब है कि रेवेन्यू ऑफिसर किसका सबऑर्डिनेट है, उसकी पावर क्या है कि वो रूल्स बनाए, ठीक है। आप किन तरीकों से रेवेन्यू ऑफिसर के पास जा सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर आपको समन करेगा, उसका समन राइटिंग में होगा, सिग्नेचर में होगा, ठीक है, सील होगा। फिर वो किन तरीकों से आप तक समन जो है वो पहुंचाएगा। उसके बाद आप जो है वो फिर मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस प्रोक्लेमेशन और एनी डॉक्यूमेंट और कॉपी देयर ऑफ, ठीक है, वो होगा। फिर मेकिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन होगी। फिर ये सारी चीजें जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं कि इनको कंसीडर किया जाए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के। और उसके बाद लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर होगी। लैंग्वेज के बाद जो है वो अरेस्ट भी हो सकते हैं हम अगर हम डिफॉल्टर हैं अपने एरियर्स के। और उसके बाद जो है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर एम्पावर्ड है कि वो किसी भी जमीन के ऊपर जो है वो एंटर हो सकता है। और उसके बाद जो है वो उसकी प्लेस ऑफ सिटिंग, और उसके बाद प्रोसीडिंग हेल्ड्स ऑन हॉलीडेज, अगर प्रोसीडिंग जो है वो हॉलीडेज पे हो रही है। फिर सील्स क्या होती हैं, कोर्ट्स और पेनाल्टी, ये सारा कुछ हम सेक्शन 19 से सेक्शन 35 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब आपने एक ओवरव्यू अपने इस चैप्टर का ले लिया है। चैप्टर के नाम को बार बार देखें, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ये सेक्शन 4 है हमारा। तो सेक्शन 19 पे अब देख लेते हैं हम। ये सेक्शन 19 बताता है जी सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सेक्शन 19 बताता है कि हर रेवेन्यू ऑफिसर अपने सीनियर के सबऑर्डिनेट है, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद हमारे पास कमिश्नर होता है, कमिश्नर के बाद हमारे पास जो है वो कलेक्टर होता है, और कलेक्टर के बाद असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2, फिर तहसीलदार। और इसी तरीके से जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो अपने सीनियर को सबऑर्डिनेट होते हैं, और ये अपने मामलात में बिल्कुल आजाद नहीं होते, ये अपने सीनियर को जवाब होते हैं। तो इन ऑल ऑफिशियल एक्ट्स and proceeding, a revenue officer shall, in the absence of any express provision of law to the contrary, he subject as to place, time and manner of performing his function to the direction and control of the officer to whom he is subordinate, ठीक है। तो जहां पे उसका ऑफिसर सीनियर ऑफिसर उसको डायरेक्ट करेगा वो वहीं पे अपने फंक्शंस जो है वो उनको और उनकी डायरेक्शंस के सबऑर्डिनेट है। फिर सेक्शन 20 में अगर हम देखें तो ये पावर की बात करता है रेवेन्यू ऑफिसर की, powers to make rule as to procedure। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में with the previous approval of government make rules, ये बात नोटिसेबल है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल, यानी पहले वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा मेक रूल्स के लिए, ठीक है, कि वो रूल्स बनाएगा। और फिर क्या करेगा, अगर उसने इजाजत ले भी ली है तो रूल्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट वो नहीं हो सकते, यानी एक्ट कुछ और कह रहा हो और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई और रूल्स जो है बना दे। फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स इन केस इन विच ए प्रोसीजर हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस एक्ट, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो रूल्स बनाने हैं वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। क्लॉज 2 कहती है कि रूल्स में प्रोवाइड अमंग अदर मैटर्स फॉर द मोड ऑफ इन्फोर्सिंग ऑर्डर्स ऑफ इजेक्टमेंट अंडर दिस एक्ट,
from and delivery of possession of immovable property and rules providing for those matters may confer on any revenue officer all or any of the powers in regard to contempt, resistance and the like with which a civil court may exercise in the execution of a decree whereby it has adjudged ejectment from or delivery of possession of such property. इस सारी बात में सिंपल यही कहा जा रहा है कि एक रेवेन्यू ऑफिसर अगर किसी ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, किसी काबिज जमीन से उस जो है वो काबिज को कैसे निकालना है, उसका क्या तरीकाकार होगा, ठीक है। एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होगी डेफिनेटली जो मूवेबल नहीं है, यानी अगर एक जमीन है उसके ऊपर आप काश्तकारी कर रहे हैं तो उससे जो फसल आप उठा रहे हैं तो वो तो मूवेबल है कि आपने उस पर फसल उगाई और उसको जाके बाजार में बेच दिया, लेकिन आप अपनी जमीन को उठा के एक से दूसरी जगह तो नहीं लेके जा सकते। तो अगर किसी ने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा कर लिया है तो उसको किस तरीके से उठाना है, आप की जमीन से कब्जे को कैसे छुड़ाना है, तो ये सारी बातें जो है वो क्लॉज 2 में वो रूल्स जो है वो प्रोवाइडेड है। उसके बाद सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर मे रिफर एनी केस विच ही इज empowered to dispose of under this act to another revenue officer subordinate to him for investigation and report and may decide the case upon such report after giving the parties concerned an opportunity of being heard। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसमें ये बताया जा रहा है कि एक रेवेन्यू ऑफिसर अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट को भी दे सकता है कि वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करे और रिपोर्ट बनाए। वो जो रिपोर्ट बनाएगा उसको फिर कंसर्न जिसका काम था वो रेवेन्यू ऑफिसर उसको देखेगा और फिर फैसला देगा जब वो उन दोनों पार्टीज को बुला लेगा। उसके बाद सेक्शन 21 आ जाएगा, तो फिर वो उन कंसर्न पार्टीज को बुलाएगा और फिर उस पे जो है वो अपना फैसला जो है वो उसको सुना देगा। तो सेक्शन 19 सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, फिर सेक्शन 20 पावर्स टू मेक रूल्स, और इसमें 3 क्लॉजेस जो हैं वो फर्दर डिस्क्राइब्ड हैं कि किन किन तरीकों से ये काम आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर सेक्शन 21 की बात करते हैं और सेक्शन 21 जो है वो बताएगा हमें पर्सन बाय होम अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन में बी मेड बिफोर एंड टू रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो कौन से बंदे जो हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने जा सकते हैं और किन तरीकों से जो है वो जा सकते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास आप जो पार्टीज हैं वो खुद भी जा सकती हैं, ठीक है, क्लॉज 1 ये कह रही है। और आप एक ऑथराइज्ड एजेंट के जरिए या लीगल प्रैक्टिशनर अपने वकील के जरिए भी जा सकते हैं, ठीक है। क्लॉज 1 देखते हैं, अपीयरेंस बिफोर ए रेवेन्यू ऑफिसर एंड एप्लीकेशन टू एंड एक्स टू बी डन बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट में बी मेड आर डन, ठीक है। ये 2 तरीके हैं कि आप खुद चले जाएं, ठीक है, पार्टीज देमसेल्व्स आर बाय ऑथराइज्ड एजेंट्स और लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, अपने वकील के जरिए चले जाएं या आपने जिसको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दी आप उसके जरिए चले जाएं। अनटिल अनलेस एक प्रोवाइजो दिया गया है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट द employment of the authorized agent or legal practitioner shall not excuse the personal attendance of a party। अगर किसी मामले में रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है कि इस मामले में कंसर्न्ड बंदे को ही आना चाहिए तो फिर आप कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते फॉर पर्सनल, यानी उससे अवॉइड नहीं कर सकते आप पर्सनल अटेंडेंस को, फिर आप नहीं जाना। लेकिन इसमें भी जो है बाय द ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, तो ये आगे जाके इसकी भी एक एक्सेप्शन जो है वो आएगी। तो क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि द फीस ऑफ ए लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी अलाउड एज कॉस्ट इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर ए रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस एक्ट अनलेस दैट ऑफिसर कंसीडर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग दैट द फीस शुड बी अलाउड। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपकी जमीन थी और उसके ऊपर जो है वो किसी ने क्लेम किया और आपने अपने आप को मालिक साबित करने के लिए जो आपके एक्सपेंडिचर्स आए, आपने जो लीगल प्रैक्टिशनर को हायर किया, आपका जो टाइम लगा, आपने जो पैसे लगाए, तो वो आपको वैसे तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो पाबंद तो नहीं है कि वो सारे पैसे आपको वापस लौटाए, लेकिन अगर उसको लगता है कि आपको जो है वो बेजा तंग किया गया है तो फिर वो इसकी रीजन जो है वो लिखेगा, ठीक है, और ये अलाउ करेगा कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उनको ले सकता है। और लीगल जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जिस बंदे ने नाहक आप पे जो है आपकी जमीन पे दावा किया होगा, वो उससे भी जो है वो उसको भी फाइन की सूरत में डाल के जो है वो आपको दिलवा सकता है।
ठीक है। तो सेक्शन 21 जो है वो अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन में बी मेड बिफोर एंड टू द रेवेन्यू ऑफिसर। ये पॉसिबल जो है वो फॉर्म्स बता सकता है कि हम लीगल प्रैक्टिशनर सॉरी रेवेन्यू ऑफिसर के सामने जो है वो किन 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 तरीकों से जो है वो पेश हो सकते हैं। सेक्शन 22 की बात करते हैं। पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 22 बात करता है कि भाई आपको समन आएगा, आपने ना फिर एविडेंस देने हैं और जो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लाने का कहेगा रेवेन्यू ऑफिसर, वो आपने लेके जो है वो आने हैं। अब उसका क्या तरीकाकार है, उसकी भी 3 क्लॉजेस यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। ए रेवेन्यू ऑफिसर में समन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस ही कंसीडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस बिफोर हिम एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। तो बीइंग ए रेवेन्यू ऑफिसर ये किसी भी बंदे को जो है किसी काम के लिए जो है वो बुला सकते हैं और हम बाउंड हैं कि हम रेवेन्यू ऑफिसर के सामने जाएंगे। क्लॉज 2 कहती है ए पर्सन सो समन दैट शैल बी बाउंड टू अपीयर एट द टाइम एंड प्लेस मेंशन्ड इन द समन इन पर्सन और इफ द समन सो अलाउज बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट आर ए लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है। तो आप जो भी उसने टाइम बताया होगा, जो जगह मेंशन की होगी, वहां पे हमने जाना है या आपने लीगल प्रैक्टिशनर के जरिए जाना है। फिर एक प्रोवाइजो दी गई है, provided that exemption under section 132 and 133 of Code of Civil Procedure 1908, ठीक है, 1908 सीपीसी के तहत जो है उसके सेक्शन 132 और 133 में अगर आप फॉल करते हैं shall be applicable to requisition for the attendance under this section, तो आप को एक्सेप्शन जो है वो मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप नहीं जा सकते अगर आप उन कैटेगरीज में फॉल करते होंगे। फिर क्लॉज 3 कहती है कि पर्सन अटेंडिंग इन ओबीडियंस टू द समन शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ अपॉन एनी मैटर रिस्पेक्टिंग व्हिच ही इज एक्समाइंड और मेक स्टेटमेंट्स एंड टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग रिलेटिंग टू एनी सच मैटर एज द रेवेन्यू ऑफिसर मे रिक्वायर। तो जब आपने रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना है तो आपने सच बोलना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं कहना, और जो डॉक्यूमेंट्स उसने आपसे कहे हैं वो आपने लेके जाने हैं। तो सेक्शन 19 से सेक्शन 20 तक 22 तक की जो है वो अभी तक की हमारी डिस्कशन है और इसको जो है अभी हम इस पे रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम 23 से ऑनवर्ड जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो आप इन सारे सेक्शंस को अच्छे तरीके से जो है वो मेमोराइज करने की कोशिश करें और ये क्योंकि इसके 184 सेक्शंस हैं तो आप इसकी जो है वो निमोनिक ट्रिक्स बना सकते हैं, इसकी पिक्चर बना सकते हैं, उन तरीकों से आप इनको याद करने की कोशिश करें। तो आप हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।